चलो जी, तो सेक्शन 12 देखा आपने एज पर लॉ। अब इसके एनालिसिस जब देखेंगे तो हमें पता लग रहा है क्या कि इन सारी चीजों को जो सेक्शन 12 के अंदर लिखी हुई थी उसको 4 मोटे मोटे हेड में क्लासिफाई कर दिया गया। सबसेक्शन 1 था, उसमें कुछ था ही नहीं। सबसेक्शन 2 था जो किसकी बात कर रहा था, फॉरवर्ड चार्ज की। सबसेक्शन 3 था वो किसकी बात कर रहा था, रिवर्स चार्ज की। सबसेक्शन 4 था किसकी बात कर रहा था, वाउचर्स की। और सबसेक्शन 5 और 6 जो था वो था रेसिडुअल। 5 कह रहा था अगर कुछ ना कर पाए तो क्या करेंगे, और 6 कह रहा था कि अगर एडिशन हो जाएगी लेट फीस इंटरेस्ट वगैरह की तो क्या होगा। तो ये रेसिडुअल के अंदर आ गया। तो मोटा मोटा इनको 4 हेड के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया है। इसको 1 बाय 1 हम समझ के चलेंगे। नाउ ये वही चीज है, ये इन्होंने यहां लिखा रेसिडुअल, मतलब ये सेक्शन सबसेक्शन 5 हो गया और एडिशन वाला जो था वो सबसेक्शन 6 हो गया। चलिए जी, तो इसको अगर एक एक करके शुरू करें तो पहला हेड आता है आपका कौन सा, जिसके अंदर बात करेंगे किसकी, फॉरवर्ड चार्ज की। फॉरवर्ड चार्ज मतलब सबसेक्शन नंबर 2, 12 का सबसेक्शन नंबर 2। 1 में कुछ था नहीं, 1 कह रहा था जो सेक्शन कह रहा है उसकी बात मान लेना, तो 1 में कुछ ऐसा पढ़ने लायक है नहीं। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो क्या बात बताया गया, ये कह रहा था कि भैया डेट्स लेनी है आपको अर्लियर ऑफ दी फॉलोइंग 2 डेट्स। कौन सी 2 डेट थी, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, या फिर अगर नहीं है तो उसके इसमें लास्ट डेट लेनी ऑन विच द इनवॉइस आउट टू हैव बीन इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 31 टू द एक्सटेंट इनवॉइस कवर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स। पहला ये था, मोटा मोटा समझ लो तो इनवॉइस की डेट है। और दूसरे में क्या कह रहा है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर टू द एक्सटेंट द पेमेंट कवर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स, टू द एक्सटेंट पेमेंट कवर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हो गया, पेमेंट आपको रिसीव हो गई, वो डेट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस की डेट या फिर पेमेंट की डेट, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो डेट आपको लेके चलना है। टैक्स नॉट पेबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये वाली बात थी जो मैंने आपको कहा था कि आपको पढ़ने को मिलेगा कि भैया अगर एडवांस है, एडवांस पेमेंट है, तो उस केस में आपको टैक्स पे नहीं करना होता है। स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो क्या बताया गया, कह रहा है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 148 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल हैज इशूड नोटिफिकेशन टू स्पेसिफाई दैट रजिस्टर्ड पर्सन। कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर दिखाई है अपनी, और क्या कह रहा है, क्या कहा उन्होंने कि टू स्पेसिफाई दैट रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन सप्लाई, इसको छोड़ दो, इसकी बात नहीं कर रहे फिलहाल, शुड पे जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 12 subsection 2 clause A, that is date of issue of invoice or the last date on which invoice out to have been issued in terms of section number 31। मतलब क्या कह रहे हैं कि भैया आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दिखाते हुए क्या कह दिया कि भैया आपको सिर्फ इनवॉइस की डेट लेनी है, या फिर जिस दिन आपने इनवॉइस इशू कर दिया या फिर जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था सेक्शन 31 के हिसाब से, सिर्फ उस डेट को लेना। पेमेंट की बात करी नहीं गवर्नमेंट ने। आगे देखो, इन सिंपल वर्ड्स all taxpayer under forward charge except composition are not required to pay GST at the time of receipt of advance in relation to supply of goods। दो काम की बात है, फॉरवर्ड चार्ज होगा और गुड्स का केस होगा, तो उस केस में अगर आपको एडवांस मिल रहा है तो वो आपको कंसीडर नहीं करना, उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना। ऐसा किसने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अदरवाइज लॉ की बात माने तो उस केस में पेमेंट करना पड़ जाता आपको, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में आपको छूट दे दी अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए। The entire GST shall be payable only when the invoice for supply of goods is issued or out to have been issued। कह रहा सारा जीएसटी कब पे होगा, जब इनवॉइस इशू हो जाएगा या फिर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। Thus, time of supply of goods for the purpose of payment of tax is the date। अगर इसको हम क्रक्स बताएं तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकल के आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकल के आएगा, इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट व्हेन द इनवॉइस आउट टू हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 31। पेमेंट वाला पॉइंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब पेमेंट रेलेवेंट ही नहीं है, पेमेंट पहले आएगी तो एडवांस पेमेंट है, और एडवांस पेमेंट कह रहे हैं गवर्नमेंट की लेना नहीं है, तो उस केस में पेमेंट वाला पॉइंट आपका इररिलेवेंट हो गया। आपको सीधा सीधा इनवॉइस की डेट देखनी है और उस डेट पे ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नाउ ये कुछ सेक्शन 148 की बात कर रहा है जो कि आपका फाइनल लेवल पे पढ़ा जाएगा, तो इसको हम अभी फिलहाल इग्नोर ही करके चल रहे हैं। एग्जांपल जी क्या कह रहा है, ए लिमिटेड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद बी लिमिटेड टू सप्लाई 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल। कह रहा है 100 kg रॉ मटेरियल देंगे। However, A supplies only 80 kg of raw material and issue the invoice for the same। कह रहा है कि एग्रीमेंट कितने का हुआ था, 100 kg का, इनवॉइस कितने का दे रहा है आपको, सप्लाई कितना किया 80 किलो, और इनवॉइस भी कितने का दे रहा है 80 किलो का। तो बताओ जीएसटी 100 किलो पे जाएगा 80 किलो पे जाएगा, ऑब्वियसली पे। यही बात मैं आपको बताई थी मैंने पहले भी।
तो here the supply would be deemed to have been made in respect of 80 kg of raw material, that is to the extent covered by the invoice. ठीक है ना, जितना इनवॉइस में कवर्ड हो रहा है उतने की एग्रीमेंट, अपने लाखों करोड़ों क्या मतलब नहीं, इनवॉइस में जितना फिगर आ रहा है वही रेलेवेंट है हमारे लिए. Therefore the provision related to time of supply will also be applicable to the supply of 80 kg of raw material, not the entire 100 kg of raw material. तो टाइम ऑफ सप्लाई का जो प्रोविजन है वो 80 किलो पे ही लगेगा, 100 किलो पे नहीं लगेगा. अब देखो ये फिर बत्ती जली, क्या कह रहा है? The relief of not paying GST at the time of receipt of advance is available only in case of supply of goods, not for the supply of services. पता है अपने को कि भैया एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये छूट किसको दी गई? सिर्फ और सिर्फ गुड्स को दी गई, सर्विसेज को नहीं दी गई. अभी आगे एक और बत्ती जलेगी, वहां पे कहेगा कि सिर्फ रिवर्स चार्ज में नहीं दी गई है, मतलब सॉरी फॉरवर्ड चार्ज में दी गई है, रिवर्स चार्ज में नहीं दी गई है. तो कुल मिला के क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड चार्ज होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, तभी एडवांस आपका टैक्सेबल नहीं होगा, अदरवाइज एडवांस के ऊपर भी टैक्स लगेगा. मीनिंग ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये आपको पता लग गया था. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? एक डेट तो वो जिस दिन पेमेंट आपने रिकॉर्ड करी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और दूसरी डेट वो जिस डेट पे पेमेंट आपका क्रेडिट हुआ आपके बैंक अकाउंट के अंदर, व्हिचएवर इज अर्लियर. तो पेमेंट डेट का मतलब ये है, हम पढ़ चुके. सिग्निफिकेंस ऑफ टू द एक्सटेंट द इनवॉइस ऑफ पेमेंट कवर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स. तो इसके अंदर भी कुछ नहीं है, ये जो हमने एग्जांपल देखा उसकी बात कर रहा है कि भैया इनवॉइस या पेमेंट जो होगा उतने हद तक ही जीएसटी लगेगा. या तो पेमेंट आ गई हो या तो इनवॉइस इशू कर दिया हो. वही जो हमारा था कि भैया 100 केजी 80 केजी का इनवॉइस इशू हुआ, तो टू द एक्सटेंट ऑफ इनवॉइस, टू द एक्सटेंट ऑफ जितनी हद होगी इनवॉइस की, जितने का इनवॉइस इशू हुआ होगा उतने के ऊपर ही जीएसटी आपका लेवी होगा, बाकी के ऊपर नहीं लगेगा. ठीक है. सपोज अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज पेड इन एडवांस और इनवॉइस इज इशूड फॉर पार्ट पेमेंट. तेरा इनवॉइस जो इशू हुआ कितने का हुआ है? पार्ट पेमेंट का हुआ है. द टाइम ऑफ सप्लाई विल नॉट कवर द फुल सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई की पूरी की बात नहीं करेगा, किसकी बात करेगा? पार्ट की ही बात करेगा. द सप्लाई इज डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और द पार्ट एडवांस पेमेंट. However, it may be noted that in case goods, except for compulsion supplier, tax is payable only on the basis of issuance of invoice or last date of the purpose of issuance of invoice, even if any advance or part payment has been received before the issuance of invoice or last date of the purpose of issuance of invoice. मतलब ये चीज कह रहा है कि भैया एडवांस पेमेंट आ भी गया हो तो उसको आपको रेलेवेंट नहीं रखना होता. आप तो क्या देखते हो? इनवॉइस कब इशू हुआ गुड्स के केस में. तो मुद्दा वही है कि अगर आपको पार्ट पेमेंट आ गई तो ये तो वैसे किसी काम का नहीं है. अगर आपने पार्ट में इनवॉइस इशू किया है तो जीएसटी भी कहां तक लगेगा? पार्ट के इनवॉइस तक. ऑल्दो लॉ क्या कह रहा है कि पार्ट की पेमेंट आ गई तो वहां तक जीएसटी लगेगा, पार्ट का इनवॉइस इशू हुआ तो वहां तक जीएसटी लगेगा. लेकिन पार्ट की पेमेंट तो गवर्नमेंट खा गई, कह रही है रेलेवेंट नहीं है. तो उसका मतलब रेलेवेंट पॉइंट क्या रहेगा कि पार्ट का इनवॉइस इशू हुआ तो पार्ट के इनवॉइस के ऊपर ही जीएसटी लेवी होगा, पूरे पे नहीं होगा. ठीक है, आगे बढ़ो. टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन नंबर 31. तो आपने क्या पढ़ा? सेक्शन 31 के सबसेक्शन 1 में आपने क्या पढ़ा कि द इनवॉइस नीड टू बी इशूड ईदर बिफोर, या तो पहले कर दो, और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स. व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर मूवमेंट है तो उस केस में रिमूवल ऑफ गुड्स को हम लेंगे, और अगर मूवमेंट नहीं है तो उस केस में डिलीवरी ऑफ गुड्स. और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड और है यहां पे, मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू रिसिपिएंट इन एनी अदर केस. तो बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ मेकिंग अवेलेबल टू द रिसिपिएंट. ठीक है जी, आगे बढ़ो. इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, इस केस में आपने क्या देखा? सबसेक्शन नंबर 4 था, इसमें आपने क्या देखा था? इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट. या तो पीरियोडिकल स्टेटमेंट जब आपका इशू होता है किसी भी पर्टिकुलर डेट को, उस डेट पर आप इनवॉइस इशू कर दो या फिर उससे पहले. नहीं तो पेमेंट अगर जिस दिन आपको आती है उस दिन इशू कर दो या फिर उससे पहले. तो पीरियोडिकल स्टेटमेंट या फिर रिसिप्ट ऑफ द पीरियोडिकल पेमेंट, जो भी पीरियोडिकल पेमेंट आती है उस केस में. ठीक है, इसका एग्जांपल आप बहुत तरीके से ले सकते हो. जो भी आप ऐसी चीजें यूज करते हो जो कि पीरियोडिक नेचर की होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर आपके घर में आता है, इस टाइप की, और कोई भी चीज जो कि रूटीन में आती है, डेली आती है, दिन में 2 बार आती है. इस टाइप की अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई है जो कि रूटीन में आती है तो हर बार के वो पैसे लेके नहीं जाता, वो एक पीरियोडिकल पेमेंट करता है, पीरियोडिकल आपकी स्टेटमेंट निकालता है, उसके अमाउंट उसके अकॉर्डिंग चार्ज करता है. या फिर आपको कह देता है कि आपको पीरियोडिकली इतनी पेमेंट करनी है, 1000 रुपए महीना देना है, तो आप 1000 रुपए देते हो, एक पर्टिकुलर उसका डेट फिक्स होता है, तो उस डेट से पहले, या तो उसने अगर स्टेटमेंट निकाल दी तो उस डेट से पहले, या लास्ट टू लास्ट उस डेट पर. ठीक,
Continuous supply of goods is a supply of goods provided or agreed to be provided continuously or on recurring basis under a contract and for which supplier issue an invoice to the recipient on regular or on periodical basis. ये होता है कंटिन्यूअस सप्लाई का मतलब क्या होता है कि दो लोग आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी हमें ये आप सर्विस देते रहना, हमें ये गुड्स आप सप्लाई करते रहना और एक डेट पे आप इनवॉइस दे देना, हम आपको पेमेंट दे देंगे. ठीक. The said term has been discussed in chapter 8. कह रहा जी इस चीज को हम और उधेड़ेंगे कब? जब हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे. In case of goods sent or taken on approval for sale or return, उस केस में आपने क्या देखा था? इनवॉइस का इशू हो जाना चाहिए. अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न के केस में आपने क्या देखा था कि इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, नंबर 1. नहीं तो 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, सिंपल सी बात थी. ये था हमारा क्लॉज 7. एग्जांपल देखो जरा, कंटीन्यूअस सप्लाई का एग्जांपल है बहुत अच्छा सा. क्या है, फिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंटर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉर सप्लाई ऑफ 100 ऑफिस चेयर्स एट द रेट 15,000 विद जॉय सेल्स ऑन 21 अगस्त. कह रहा है 21 अगस्त को 100 ऑफिस चेयर के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. चेयर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेयरहाउस ऑफ फिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 5 सितंबर अलॉन्ग विद द इनवॉइस ऑफ इवेंट डेट. मतलब कि 5 सितंबर की डेट का इनवॉइस लेके चले गए. जॉय सेल्स हैज पेड 30% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑन 21 अगस्त. कह रहा है 30% जो था उन्होंने 21 अगस्त को पे कर दिया था. कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बताओ कितनी थी? 100 चेयर है, एक कितने का है? 15,000 का. कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी हो गई? 15 लाख. इसका 30% कह रहे हैं उन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दिया था. कब? जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब 21 अगस्त को. कितना 30% होगा? 4.5 लाख. 15 लाख का 4.5 लाख 30%. ठीक है जी. अब जो सामान गया है वो कब गया है? वो गया है 5 सितंबर को और इनवॉइस भी कब का है? 5 सितंबर का ही है. आगे बढ़ो. पहले 70% इज पेड आफ्टर डिलीवरी ऑफ चेयर्स ऑन 10 सितंबर और कह रहा है बाकी पैसे इन्होंने कब दे दिए? 10 सितंबर को दे दिए. देखो कौन कौन सी डेट आ रही है. ये आ रही है एडवांस की डेट, ये आ रही है इनवॉइस की डेट और ये आ रही है किसकी? बाकी पेमेंट की डेट. 3 डेट आ रही है. अब आप बताओ कौन सी डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी? गुड्स जा रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है. बताओ. हम क्या देखते हैं? इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर. फिर हमने प्रैक्टिकली क्या देखा कि पेमेंट की डेट रेलेवेंट होती ही नहीं है, एडवांस की डेट हम रेलेवेंट लेते ही नहीं है. गवर्नमेंट ने छूट दे दी तो डेट कौन सी होगी रेलेवेंट? इनवॉइस की डेट विच इज 5th of September. इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने होंगे एग्जाम के अंदर फ्रेम बना के. देखो जी, सिंस the invoice is issued on the date of removal of goods, it is issued within the prescribed time limit and hence time of supply. मतलब कह रहा है क्या कि इनवॉइस कब इशू हुआ? जब रिमूवल हुआ. तो टाइम लिमिट के हिसाब से तो सेक्शन 31 ये तो कहता है कि रिमूवल हो तो इनवॉइस इशू कर देना. 5 तारीख को रिमूवल हो, 5 तारीख को इनवॉइस इशू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है. सेक्शन 31 प्रॉपर फॉलो हो रहा है. ठीक है जी. Hence the time of supply for payment of tax on entire contract value जो कि 15 लाख रुपए है वो कब होगा? Date of issue of invoice which is 5th September. No GST will be payable on advance जो कि 4,50,000 रुपए था 21 अगस्त को. कोई भी जीएसटी उसके ऊपर पे नहीं होगा. लेकिन और केस में हो जाता, अगर फॉरवर्ड चार्ज नहीं होता, गुड्स नहीं होता, तो 4.5 लाख के ऊपर आपको 21 अगस्त को जीएसटी देना पड़ता और बाकी पैसे के ऊपर आपको 5 सितंबर को देना पड़ता जीएसटी. लेकिन ये सिचुएशन में आपको उसको एक्सेप्ट किया गया. ऑल इज वेल. चलो. The provisions relating to time of supply of goods are contained in section number 12 in case of forward charge read with notification. This have been depicted by way of diagram given on next page. कह रहे नहीं, आपको समझ में आ गया लेकिन हम नहीं मानते कि आपको समझ में आ गया, तो और तमीज से समझाएंगे. देखो जी, कह रहा है इन सभी चीज को इन्होंने मर्ज करके एक पिक्चर बना दी. क्या कह रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज एज पर सेक्शन नंबर 12. कह रहा फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? पहला पॉइंट, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31. पहला कंडीशन इनवॉइस है हमारा, चाहे वो डेट ऑफ इश्यू हो या फिर जो लास्ट डेट होगा एज पर 31. दूसरा कि डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर. मतलब कि जिस दिन पेमेंट जो है आपकी रिकॉर्ड हो गई. डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर बैंक अकाउंट. तो ये दोनों मिला के कौन सी डेट थी हमारी? पेमेंट की डेट. ऑल्दो इन्होंने देखो क्या लिख लिया, प्रेजेंटली इररिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. कह रहा जी अभी ये बात जो है ना, ये क्या है? इररिलेवेंट.
मतलब पेमेंट किस दिन रिकॉर्ड कर रहे हो हमें मतलब नहीं। प्रेजेंटली इररिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब कि पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में किस दिन आ रही है हमें उससे भी मतलब नहीं है। हम तो किसको पकड़ के बैठेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस। ठीक, चलिए नाउ स्पेशल प्रोसीजर अंडर सेक्शन नंबर 148 फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ गुड्स। GST to be paid at the time of supply as specified in section 12 subsection 2 clause A, date of issue of invoice, last date of issue of invoice under section number 31। तो ये मोटी मोटी बात है और कुछ नहीं है, इतनी सी बात लिखी है। Now effectively in case of goods no GST is payable at the time of receipt of advance for supply of goods। दोबारा इन्होंने लाल रंग से चीख चीख के बता दिया कि भैया एडवांस के केस में, गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में GST पे नहीं होगा। अब तो रट जाना चाहिए, इतनी 4 बार बता चुके इस बात को ना, आप लोग और नहीं मान रहे। कह रहे एग्जाम्पल करो तुम, पहले आंसर छुपा देते हैं, आप बताना, ठीक है। A machine has to be supplied at site. It is done by sourcing various components from vendors and assembling the machine at site. The detail of the various events are here। कह रहा है एक मशीन लगाई गई है साइट पे, बहुत सारे पार्ट्स उसके खरीद के लाया गया होगा, उसको असेंबल किया गया साइट के ऊपर। अब ये कुछ डेट्स दे रखे हैं, क्या कह रहा है, 17 सितंबर को परचेज ऑर्डर with advance of ₹50,000 is received for machine worth 12 lakh and entry duly made in the seller's books of account। कह रहा 50,000 रुपए मिल गए एडवांस में, 12 लाख का हमारा मशीन था, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमने इसकी एंट्री कर दी 17 सितंबर को। 20 सितंबर को द मशीन इज असेंबल्ड, टेस्टेड एट साइट एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर। क्या कह रहा है कि मशीनरी हमने असेंबल कर दी, टेस्ट भी करा दिया, बायर ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ जी सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये कब हुआ, 20 सितंबर को। 23 अक्टूबर को इनवॉइस इशू हो गया और 4 नवंबर को जो बैलेंस पेमेंट थे 11,50,000 रुपए, क्योंकि 12,50,000 रुपए आ गए थे, बाकी जो पैसे थे वो भी आ गए। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाईज इन द अबव सिनेरियो फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ये अगर आपने बता दिया ना तो मैं समझूंगा कि आपने ध्यान से सुना था और आपको कुछ समझ में आया। बताओ, देखो कितना आसान है, 4 ऑप्शन दे रखे, या तो ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा। इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, 4 डेट पता, तुक्का मारना है। एक होता है टाइम ऑफ सप्लाई, वो डेट बताओ क्या होगा पहले, उसके बाद पूछूंगा क्यों। 23 क्यों, 23 अक्टूबर क्यों? इनवॉइस इशू की डेट है, गुड्स के केस में हमने यही पढ़ा कि इनवॉइस इशू की डेट होती है। सेक्शन 31 तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना, हमने तो सिर्फ सेक्शन 12 हुआ है, इनवॉइस इशू की डेट, सेक्शन 31 तो पढ़ा ही नहीं है, उसमें तो ये लिखा ही नहीं था कि लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस की भी बात होती है कुछ, और लास्ट डेट के इनवॉइस के अंदर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं कि लास्ट डेट कब होती है। हमने उसके अंदर सिर्फ 2 ही वर्ड पढ़ा था, रिमूवल और डिलीवरी। 6 मंथ तो अलग हो गया यार, होता है अप्रूवल वाली बात, तो उसका तो पॉइंट लग ही नहीं रहा यहाँ पे। नॉर्मल केस में क्या पढ़ा था हमने, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल या फिर डिलीवरी, बस ये पढ़ा था ना। यार रिमूवल कह रहा है ना, यार डिलीवरी कह रहा है, तो कोई पॉइंट लग ही नहीं रहा। वहां पर हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था, मेकिंग अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, नहीं पढ़ा था ना, बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ मेकिंग अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। मेकिंग अवेलेबल टू द रिसिपिएंट कब हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा यहाँ पे? अरे नलायक हो, ये 22 अक्टूबर को इनवॉइस इशू कर रहा है, लेकिन बायर के लिए कब यूज करने के लायक हो गया ये? 20 अक्टूबर को। अब ये बाद में इशू करेगा तो सेक्शन 31 क्या बोलेगा कि ना तुम्हें तो 20 को करना था, और सेक्शन 31 जो बोलेगा वो मानी जाएगी। व्हिचएवर इज अर्लियर। दूसरा पॉइंट लिखा था, मैं बार बार उसको हाईलाइट कर रहा था कि भैया रिमूवल देखना है आपको, डिलीवरी देखनी है आपको, या फिर तीसरा क्या था, मेकिंग यूज टू दी, मेकिंग अवेलेबल टू दी रिसिपिएंट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मशीन लग गई, टेस्ट भी हो गया और बायर ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो वो क्या 3 दिन का इंतजार होगा? 20 तारीख को जब बायर ने एक्सेप्ट कर लिया तो बायर का बैठा रहेगा कि तुम इनवॉइस दोगे उसके बाद मशीन चलाऊंगा, या वो चलाने लगेगा उसको, तो यूज करेगा ना, उसके लायक हो गया ना, यूज करने लायक, तो उसने जिस पर्पस के लिए लिया होगा उसको यूज करने लगेगा। जब वो यूज करने लग गया, हम कहेंगे हम इनवॉइस देंगे 2 महीने बाद, तो गवर्नमेंट इंतजार करेगी, अच्छा जब इनवॉइस आएगा तब टैक्स आएगा, वहां बायर मजे ले रहा मशीन के, नहीं ना। इसलिए तो कहा गया ना कि भैया बायर को मिल गया सामान, तुम इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हो तो भाग लो, क्यों टैक्स हमारा नुकसान करा रहे हो? तो इनवॉइस इशू के लिए सेक्शन 30 में यही तो कह रहा था ना कि आपको बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ मेकिंग अवेलेबल टू दी रिसिपिएंट। तो मेकिंग अवेलेबल टू दी रिसिपिएंट होगा 20 अक्टूबर। आप इससे पहले कर देते इनवॉइस तो हम वो डेट ले लेते,
आपने पहले नहीं किया तो हम 20 अक्टूबर लेंगे, आप 23 को करो, हमें उससे मतलब नहीं है। और सेक्शन 12 यही कह रहा था कि जिस दिन इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए एज पर सेक्शन 31। तो इसलिए जो आपका आंसर है यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई वो क्या होगा, 20 अक्टूबर। मतलब ध्यान से नहीं पढ़ा है ना। इनवॉइस इश्यू, ये इनवॉइस इश्यू इतना ही सरल होता तो इतनी बड़ी चर्चा क्यों कर रहे होते? एक ही लाइन लिख देते सेक्शन 12 इक्वल टू इनवॉइस इश्यू जयराम जी की। सेक्शन 31 का भी तो कोई रोल है। चलो कोई नहीं, देख लो एक बार आंसर पढ़ लेते हैं इसका, फिर अगला इलस्ट्रेशन और आएगा। कह रहा है, as per notification, this a registered person excluding composition supply has to pay GST on outward supply of goods at the time of supply as specified in section 12 subsection 2 clause A, that is date of issue of invoice or last date on which invoice ought to have been issued in terms of section 31। ये कह रहा है आपका, ये तो कह रहा है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, यही बात बता रहा है। क्लॉज बी हमारे लिए इररेलेवेंट हो गया क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई गवर्नमेंट की, तो उन्होंने कहा क्लॉज जो बी है वो इररेलेवेंट है। आगे बढ़ो। Therefore, the time of supply for the purpose of payment of tax or the entire amount of 12 lakh is 20th October. Q, which is the day on which goods were made available to the recipient as per section कौन सा 31 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज B, and the invoice should have been issued on this date। कह रहा है invoice should have been issued, कर देना चाहिए था। वो पागल है, 23 तारीख को कर रहा है, 20 तारीख को हो जाना चाहिए था सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो बाद में कर रहा है, वो हमारे लिए काम की बात नहीं है। अलिजन, अगला सवाल का जवाब सही दोगे? छुपा दे आंसर, बताओ। कह रहा है गैस इज सप्लाइड बाय अ पाइपलाइन टू रिसिपिएंट, द सप्लाई इज to be made for a period of 1 year. Monthly payment are to be made by the recipient as per the contract. The detail of payment made are जुलाई 5, अगस्त 5, सितंबर 5। पेमेंट है 2 लाख रुपए का, वो हर महीने आता है। मतलब इस तरीके से पेमेंट फिक्स की हुई है, पाइपलाइन बिछी हुई है, गैस सप्लाई किया जा रहा है, तो क्या हो गया कंटिन्यूअस सप्लाई। और हर महीने कह दिया कि तुम पेमेंट देते रहना। वो पेमेंट देता हुआ कह रहा है जुलाई 5 को पेमेंट दी, अगस्त 5 को पेमेंट दी, सितंबर 5 को पेमेंट दी, और हर बार कितने कितने रुपए दिए? 2-2 लाख रुपए उसने दिए हर महीने। Determine the time of supply for the purpose of payment of tax। अब आपको बताना है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, बताओ। ये तो बहुत ही आसान है। यहां पे शेड्यूल डेट दे रखी है, इनवॉइस इशू कब करेंगे। देखो टाइम ऑफ सप्लाई से पहले आपको इनवॉइस पकड़ना है। आपका सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए कह रहा है इनवॉइस, ठीक है। अब इनवॉइस की डेट है तो पता हो तो ही आपको सेक्शन 31 को रेफर करना है, नहीं पता तब तो रेफर करना ही पड़ेगा। या इनवॉइस की डेट पता है, नहीं पता तो सेक्शन 31 में घुसना पड़ेगा। जब सेक्शन 31 में घुसोगे तो 3 बातें थी, नॉर्मल केस, कंटीन्यूअस सप्लाई और अप्रूवल वाला केस। अब यहां पे कौन सा वाला है? कंटीन्यूअस सप्लाई। कंटीन्यूअस सप्लाई में घुसोगे तो क्या पता लगेगा कि उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था या तो जो उसकी शेड्यूल निकलती है, जो भी उसकी समरी निकलती है, जो भी उसकी यूजेस निकलती है, उसके बेसिस पे आप एक इनवॉइस इशू करोगे, और वो भी नहीं होगा तो पेमेंट के बेसिस पे आप इनवॉइस इशू करोगे अगर उसने पेमेंट कर दी तो। ठीक है, शेड्यूल डेट अगर होगा उसके बेसिस पे, नहीं तो पेमेंट जो आपको पीरियोडिकल आती होगी उसके बेसिस पे। पीरियोडिकल स्टेटमेंट या पीरियोडिकल पेमेंट। पीरियोडिकल स्टेटमेंट के बारे में कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा। दूसरा काम कौन सा आएगा? पीरियोडिकल पेमेंट। क्या वो पता है? पता है। तो पीरियोडिकल पेमेंट उठाओगे आप। पीरियोडिकल पेमेंट क्या कि पीरियोडिकल पेमेंट का दिन या फिर उससे पहले की बात तो यहां हो ही नहीं कुछ, तो क्या मान लेंगे? लास्ट टू लास्ट क्या मान लोगे कि जिस डेट पे पेमेंट आ रही है उस डेट को क्या मान के चलेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। तो जुलाई 5 ये भी एक टाइम ऑफ सप्लाई है 2 लाख रुपए के लिए, अगस्त 5 टाइम ऑफ सप्लाई 2 लाख के लिए, सितंबर 5 टाइम ऑफ सप्लाई 2 लाख के लिए। सिंपल। तो इस तरीके से एनालिसिस में जाना है आप, सवाल को पकड़ के इस तरीके से उसके अंदर छलांग लगानी है। आंसर देख लो जी, एक बार पढ़ लो। As per application, this a registered person excluding composition supplier has to pay GST on outward supply of goods at the time of supply as specified in section 12(2)(a). That is the date of issue of invoice or the last date on which invoice ought to have been issued in terms of section 31. As per section 31 subsection 4, in case of continuous supply of goods where successive statement of account or successive payments are involved, the invoice is issued before or at the time of successive statement is issued or as the case may be each such payment is received। दोनों में से जो भी हो। Therefore invoice should be issued for 2 lakh each on or before क्या? जुलाई 5, अगस्त 5 और
September 5 where monthly payment of rupees 2 lakh are received. Simple. Thus assuming that invoice is issued on July 5, August 5, September 5, the time of supply for the purpose of payment of the tax will be July 5, August 5 और अगर हमने इनवॉइस डेट उसको मान ली तो टाइम ऑफ सप्लाई भी हम उसी को मान लेंगे. सिंपल सी बात थी, कोई खास नहीं. आगे बढ़िए. एक्सेस पेमेंट अप टू रुपीज 1000 ऑप्शन ऑफ टेकिंग इनवॉइस डेट एज द टाइम ऑफ सप्लाई. ये हमने पढ़ लिया था कि भैया अगर टैक्स इनवॉइस के अलावा आपको कुछ एक्सेस पेमेंट आ जाती है और 1000 रुपए तक आती है तो सप्लायर के पास चॉइस है कि वो जिस दिन उसका इनवॉइस इशू करेगा उस डेट को ही क्या मान लेगा, टाइम ऑफ सप्लाई, और कोई दिक्कत में पड़ने की जरूरत नहीं है. तो सिंपल प्रोविजन था. इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजो टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 फॉर पेमेंट ऑफ अप टू रुपीज 1000 received in excess of the value of goods invoice, the supplier can choose to take the date of invoice issued with respect to such excess amount as the time of supply of goods of such excess value. Says with effect from 15/11/2017, GST on supply of goods is payable on the basis of issuance of invoice. This provision is practically irrelevant for supply of goods. ठीक है, ये जो एक्सेस अमाउंट वाला है ये इररिलेवेंट हो गया, ऑल्दो बट जो प्रोविजन है वो यही है कि अभी 1000 रुपए से ज्यादा होगा तो सप्लायर के पास चॉइस है कि वो जिस दिन उसका इनवॉइस इशू करेगा उस दिन उस पे टाइम ऑफ सप्लाई उसको उसी दिन मान लिया जाएगा. बाकी आपको चीजें देखनी नहीं है. नाउ रेसिडुअल की बात करें तो रेसिडुअल प्रोविजन अपन पढ़ेंगे. पॉइंट नंबर 4 अभी आगे आएगा, उसमें देखेंगे. पॉइंट नंबर 2 आता है आपका रिवर्स चार्ज का. अभी आपने एक खत्म किया सबसेक्शन 2 31 के साथ मिक्स करते हुए, एग्जांपल भी देख लिए, सब कुछ देख लिए, मतलब आपका फॉरवर्ड चार्ज का पूरा पूरा पॉइंट खत्म हो जाता है. अब आया सबसेक्शन नंबर 3 जिसमें बात करेंगे किसकी, रिवर्स चार्ज की. क्या कहा गया, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अर्लिएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स. कौन कौन सी डेट थी, गुड्स रिसीव्ड, दूसरा पेमेंट रिकॉर्डेड या फिर डेबिटेड इन अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर, और तीसरा कि इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया उसके 30 दिन के जस्ट बाद, मतलब 31वां दिन, ध्यान रखना इसको, 30 दिन के जस्ट बाद, इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज. फॉलोइंग 30 डेज का मतलब 31st डे. ठीक, तो ये 3 पॉइंट इसके अंदर सिंपल सिंपल सा याद रहेगा. इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल ना हो तो उसके इसमें क्या कहा गया था, अगर पॉसिबल ना हो तो उसके इसमें क्या कहा गया था कि डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट उसको लेके लेना. अगर 1 2 3 तीनों में से कोई भी डेट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो जिस दिन उसकी एंट्री करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, किसकी एंट्री, पेमेंट की नहीं, गुड्स की, तो उस डेट को आप क्या मान लोगे, टाइम ऑफ सप्लाई. अब बत्ती जली, जो मैंने पीछे कहा था वही बत्ती दोबारा जलेगी, जल गई. The relief of not paying GST at the time of receipt of advance is available only in case of supply of goods. The tax on which payable under forward charge. Goods होगा, forward charge होगा, तभी छूट मिली हुई है. In case reverse charge, GST is payable at the time of payment if the payment is received, मतलब recorded made before receipt of goods, मतलब एडवांस की गुड्स आने से पहले अगर पेमेंट चली गई है तो उसके ऊपर भी GST आपका लगेगा. आओ जी. The provision relating to time of supply of goods in case of reverse charge are depicted by way of, अच्छा ये तो डायग्राम है, अगले पेज पे आएगा, देखेंगे उसको. फिलहाल क्वेश्चन देखो और आंसर बताना. आंसर छुपाओ. चलो. Determine the time of supply from the given information. Supplier invoice goods taxable on reverse charge basis to Bridge and Company 30 days from the date of issue of invoice elapsed on June 3. मतलब कि मई 4 को इनवॉइस किया गया और कह रहा 30 दिन कब खत्म होगा, जून 3 को. मतलब इफेक्टिव डेट क्या आएगी यहाँ पे, 4 जून. इफेक्टिव डेट क्या ली जाएगी, 4 जून. अगला क्या आ रहा है, मई 12 जिसमें क्या हुआ, ब्रिज कंपनी को रिसीव हो गया गुड्स, मतलब इनवॉइस हो रहा है 4 जून का, सॉरी 4 जून नहीं, मई 4 का, लेकिन हमारे हिसाब से इफेक्टिव डेट क्या है, 4 जून. मई 12 को गुड्स रिसीव हो गया और मई 30 को पेमेंट भी हो गई. तो बताओ क्या लेना होता है आपको, व्हिचएवर इज अर्लियर. तो 4 जून देखोगे या मई 4 देखोगे, मई 4 को उसने इनवॉइस इशू किया, लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या देखना है, इनवॉइस इशू की डेट नहीं देखनी, इनवॉइस इशू के 30 दिन खत्म होने के बाद वाली डेट देखनी है. यही तो बताया गया ना, इनवॉइस इशू की डेट रिवर्स चार्ज में नहीं देखनी. रिवर्स चार्ज में क्या देखनी है, इनवॉइस इशू होने के 30 दिन के बाद वाली डेट, गुड्स मिला वो डेट, पेमेंट दी वो वाली डेट, ये 3 डेट में व्हिचएवर इज अर्लियर. अब फॉरवर्ड चार्ज से बाहर निकलोगे, अब आप रिवर्स चार्ज में आ गए, इनवॉइस को पकड़ के नहीं बैठ जाना. ठीक है, तो अब इसमें मई 4 किसी काम का नहीं है, मई 4 तो इनवॉइस इशू की डेट है. इसके बाद 30 दिन खत्म हुए बता रहा है जून 3 को, तो अपने लिए काम की डेट क्या हो गई, 4 जून. एक डेट हो गई, दूसरी डेट मई 12, तीसरी डेट मई 20, व्हिचएवर इज अर्लियर, मई 12. तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई.
Alice, simple था. Here, May 12 will be the time of supply being the earliest of the three stipulated dates, namely receipt of goods, date of payment and date of immediately following 30 days of the issue of invoice. बात खत्म हो जाती है, कुछ खास नहीं था. अब ये इलस्ट्रेशन 4 आप पक्के से गलत करोगे, बाकी देखते हैं आप अगर सही कर पाते हो. यही सवाल, आगे भी कुछ है? नहीं, आगे कुछ नहीं. बताओ, determine the time of supply from the given information. May 4, supplier involves goods taxable on reverse charge basis to Pillar and Company. 30 दिन जो खत्म हो रहे हैं वो June 3 को खत्म हो रहे हैं. जून 12 को receive the goods which were held up in transit, मतलब जून 12 को गुड्स रिसीव हो गया और जुलाई 3 को पेमेंट हो गई. बताओ, बताइए बताइए बताइए, टाइम ऑफ सप्लाई की डेट कौन सी है? नालायक, बताइए नालायक. इस वाली डेट को देना नहीं होता, इसकी जगह पे ये और इसके बाद खत्म हुई डेट कौन सी आएगी? जून 12 और 3 जुलाई. कौन सा पहले है? अब ये नहीं पहचान पाओगे कौन से दिन पहले आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? इसमें क्या कठिन है? कुछ कठिन है इसमें? तुक्का छोड़ना मारना यार. डेट लिखो तीनों, देखो कौन सा पहले हो रहा है जयराम जी की, और क्या है इसके अंदर? तीनों डेट लिखो और जो पहले घट रही होगी घटना वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है. कोई इसमें अपना दिमाग लगाना है कुछ अलग क्या? यही तो पढ़ा, ये पढ़ा है. कोई 3 डेट लिख देनी है, फिर आपको ये ढूंढना है कौन सा पहले. ये ढूंढ पाओगे कि जुलाई 12 पहले आता है या 12 जून पहले आता है कि 4 जून पहले आता है? ये तो पता ही होगा, कैलेंडर देखना तो आता ही होगा. ये तो बता ही सकते हैं ना कि कौन सा महीना पहले आता है और कौन सी डेट पहले आती है. फिर और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर. आंसर देखो इसका. Here June 4, 31st day from the date of supplier's invoice will be the time of supply being the earliest of the 3 stipulated dates, namely receipt of goods, date of payment और date immediately following 30 days of the issuance of invoice. तो इनमें जो सबसे पहला था वो हमने ले लिया. आओ जी, इसी बात को ये कह रहे हैं ना, हम और अच्छे समझाएंगे पिक्चर बना के. पिक्चर में देखो क्या बता रहे हैं, क्या डेट होगी? गुड्स रिसीव हो गया, पेमेंट रिकॉर्ड हो गई, पेमेंट डेबिट हो गई. इसको हम तो एक ही पॉइंट मानते हैं पेमेंट का, और ये इररिलेवेंट नहीं है, यहां पे रेलेवेंट है. और तीसरा 31st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस. 31st डे कह सकते हैं इसको साफ साफ, 30 दिन के बाद वाले दिन. तो मतलब शॉर्ट में क्या हो गया कि 31st डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. इनमें से जो भी अर्लियर होगा वो क्या होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई. अच्छा, अगर हमारे बस की ना हो फिर क्या करेंगे? अगर इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई थ्रू द अबव पैरामीटर्स, देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी वो दिन जिस दिन गुड्स को आपने रिकॉर्ड कर दिया कहां पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर. सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं. आगे बढ़िए. अगला आता है सबसेक्शन 4, जिसमें वाउचर्स की बात की गई थी हमने. 2 पॉइंट का सीधा सीधा आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ वाउचर, और आइडेंटिफाइबल नहीं है तो रिडम्पशन डेट ऑफ वाउचर. 2 ही बातें थी और तो कुछ था नहीं इसके अंदर. As commonly understood, vouchers are instruments that can be exchanged as a payment for goods or services of the designated value. As per the definition, they are instrument that certain person, जो भी potential suppliers हैं, are obliged to accept as consideration. वो उस voucher को कैसे accept करेंगे? As a consideration, चाहे part, चाहे full for goods or for services. The instrument or its related documentation sets out the terms and condition of use. The goods and or services are covered. The identity of the potential suppliers of such goods or services. मतलब क्या सारी चीजें उसके अंदर लिखी होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या खरीद सकते हो, क्या नहीं खरीद सकते हो, ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई होगी. नाउ सेक्शन 12 का सबसेक्शन 4 क्या कहता है? कह रहा है वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स इज, क्या लेंगे उसके इसमें टाइम ऑफ सप्लाई हम? डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, अगर आइडेंटिफाइबल है सप्लाई, और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है मतलब बाकी कोई भी केस के अंदर क्या लोगे आप? डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर. कुछ खास इसके अंदर है नहीं. क्वेश्चन देखो, क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी. एक्मे सेल्स लिमिटेड ने सेल्स किया फूड कूपन्स टू कंपनी. अब ये जो कंपनी है, इस लिमिटेड कंपनी ने किसी कंपनी को अपने कूपन्स को बेच दिया. ठीक है जी. द कंपनी गिव दिस कूपन टू एम्प्लॉइज. कंपनी क्या करती है जनरली? कूपन्स को किसको बांट देती है? अपने
एम्प्लॉइज को एज अ पार्ट ऑफ द एग्रीड परक्यूजिट्स। उन्होंने कहा था परक्यूजिट्स के रूप में तुम्हें कूपन्स देंगे, तो उन्होंने कूपन्स दे दिए खरीद के। ठीक है सर। द कूपन्स कैन बी रिडीमेबल फॉर परचेज ऑफ एनी आइटम ऑफ फूड प्रोविजंस इन द आउटलेट्स दैट आर द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। कह रहा है कुछ भी खरीद सकते हो जो भी इसका पार्ट होगा। एज द सप्लाई अगेंस्ट विच द कूपन विल बी रिडीम्ड इज नॉट नोन on the date of the sale of the coupon. The time of supply of the coupon will be the date on which the employee redeems it against food provision items of the choice. मतलब क्या हुआ कि आप कुछ भी ले सकते हो, खाने का सामान या कोई भी और ऐसी चीजें जो भी उस आउटलेट्स के अंदर होंगी, तो इस केस में आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन क्या लोगे ये नहीं पता ना, तो उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी, सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअल में इसकी रेट क्या होगी टाइम ऑफ सप्लाई की, जब वो रिडीम किया जाएगा एम्प्लॉय के द्वारा, उस रेट में मानेंगे उसका टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ विद ईच परचेज ऑफ अ लार्ज पिज्जा, आप ध्यान दो ये भी अच्छा है। अगला एग्जांपल है, कह रहा है विद ईच परचेज ऑफ अ लार्ज पिज्जा ड्यूरिंग द क्रिसमस वीक, ये डेट होगी, कंडीशन हो गया कि क्रिसमस वीक में अगर आप लार्ज पिज्जा खरीदोगे फ्रॉम द परफेक्ट पिज्जा, वन कैन बाय अ वाउचर ऑफ ₹20 व्हिच कैन बी रिडीमेबल टिल 5th Jan फॉर स्मॉल पिज्जा। कह रहा है एक बड़ा पिज्जा खरीदोगे, एक वाउचर मिलेगा ₹20 का, जिसको आप यूज कर सकते हो स्मॉल पिज्जा को खरीदने के लिए। ठीक है। एज द सप्लाई अगेंस्ट विच द वाउचर विल बी रिडीम्ड इज नोन। अब यह नोन है कि नहीं है, पता है कितने रुपए का वाउचर मिल रहा है, ₹20 का, तो जीएसटी ₹20 पे लिया जा सकता है। कल को जब भी रिडीम करेगा तो ₹20 में रिडीम करेगा, 25 में तो हो नहीं जाएगा ना, 15 पे हो पाएगा, तो नोन है हमें। ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर्स द टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ इश्यू ऑफ। सिंपल है, दो बातें हैं वाउचर के केस में, यह पता लग रहा है तो उस डेट को मान लो जिस दिन डेट को इश्यू हुआ वाउचर, नहीं पता लग रहा तो उस केस में रिडम्पशन की डेट मान लोगे, और कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया, पिक्चर देखो, देखो क्या कह रहा है। एनी फूड आइटम, फूड पास है, कह रहा है एनी फूड आइटम कैन बी परचेज फ्रॉम द फूड पास, कुछ भी खरीद सकते हो, तो सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो डेट कौन सी होगी, रिडम्पशन की। ओनली अ शर्ट कैन बी परचेज फ्रॉम द शर्ट कूपन, कह रहा है शर्ट का कूपन मिला, एक शर्ट खरीद सकते हो आप, आइडेंटिफाइबल है। पिज्जा खरीद सकते हो, आइडेंटिफाइबल है, कोई भी एक आइटम आइडेंटिफाइड हो, उसका अमाउंट आइडेंटिफाइड हो, तो वो आइडेंटिफाइबल माना जाएगा। उस केस में क्या होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। इससे सिंपल क्या हो सकता है। रेसिडुअल केस में आओ, सबसेक्शन नंबर 5 क्या कह रहा था भैया कि अगर तुम्हारे बस की ना हो, आपने 2 में कुछ ना कर पाए, सबसेक्शन 2 में कुछ नहीं हुआ, सबसेक्शन 3 में कुछ नहीं हुआ, सबसेक्शन 4 में भी कुछ नहीं हुआ, तो उस केस में कहां जाना, सबसेक्शन 5 के पास। ये कह रहा है 2 डेट बताएंगे हम, अगर पीरियोडिकल रिटर्न जाती है तो जो पीरियोडिकल रिटर्न की ड्यू डेट होगी उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान ले। पीरियोडिकल रिटर्न नहीं जाती या कोई और केस है तो उस केस में जिस दिन आप जीएसटी पे करोगे उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना, सिंपल सी बात। So if the situation is not covered by any of the provision discussed above, the time of supply is fixed under section 5 of section 12 in the following manner। कैसे कैसे, ड्यू डेट लेना है of the filing of periodical return, और अगर ये केस नहीं है कोई और केस है तो उस केस में डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड। तो सिंपल था, पीछे भी समझ चुके थे, वहीं समझ में आ गया था, यहाँ कुछ ऐसा बसता नहीं है। लेकिन ये ना मान रहे, ये क्या कह रहे हैं, क्या पिक्चर समझाएंगे। तो देखो, where a periodical return is to be filed, अगर कोई रिटर्न फाइल होनी है तो उस केस में क्या लेना है, जो उस पीरियोडिकल रिटर्न की ड्यू डेट होगी, और अगर कोई और केस है तो उस केस वो दिन जिस दिन पे जीएसटी आपका जमा हो जाएगा। उसके बाद बात हुई थी एडिशन वाले की, कि जहां वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर एडिशन हो जाता है किस मारे, इंटरेस्ट या लेट फीस की वजह से, उस केस में क्या होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एनहेंसमेंट इन द वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट या लेट फी ईटीसी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, सेक्शन 12 का सबसेक्शन नंबर 6। ये भी हमने देखा ना, इसमें क्या देखा ना कि भैया जो नॉर्मल टैक्सेबल अमाउंट था, वो मतलब जो आपका नॉर्मल इनवॉइस था उसमें तो नॉर्मल रूल चलेगा, जो उसके अंदर एनहेंसमेंट हुई है उस केस में क्या देख रहे थे कि जिस दिन पैसा रिसीव हो जाएगा किसको, सप्लायर को, उस दिन उसके ऊपर वो इनवॉइस इशू कर देगा, उसको टाइम ऑफ सप्लाई हम मान के चलेंगे। यही बात थी। आइए, कॉमर्शियली मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई स्टिपुलेट्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी ईटीसी इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बियॉन्ड द एग्रीड टाइम पीरियड। अगर कंसिडरेशन आपको एग्रीड टाइम पीरियड के बाद मिलता है, सच इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी ईटीसी इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ये हम बाकी पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर भी। So the point to consider here is when the liability to pay GST would arise in such a case, in such a addition in the value, मतलब जो भी वैल्यू के अंदर एडिशन हुआ है उसके ऊपर जीएसटी कब पे किया जाएगा, मतलब उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये सवाल है हमारा। जवाब क्या है, सबसेक्शन 6 का जवाब दे रहा है, प्रिस्क्राइब द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशन इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर गुड
is the date on which supplier receives such addition in value. अगेन वेरी सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. जो एंड के बच्चे मुझे प्रोविजन है बिल्कुल सिंपल चल रहा है, एक सीधी सी बात बता दी गई, वो मानना और कुछ नहीं. ठीक, तो भैया जितने पैसे मिल जाएंगे उतने उसका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा. एग्जांपल देखो, राणा ट्रेडर्स सोल्ड गुड्स टू श्याम सेल्स ऑन 6 जून. कह रहा 6 जून को इन्होंने सामान बेचा विद द कंडीशन दैट इंटरेस्ट एट द रेट 2% पर मंथ विल बी चार्ज इफ श्याम सेल्स फेल टू मेक पेमेंट विद इन 15 डेज. कह रहा 15 दिन में अगर पैसे नहीं दिए तो 2% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, गुड्स वर डिलीवर्ड एज आल्सो इनवॉइस वाज इशूड ऑन 6 जून. कह रहा गुड्स भी डिलीवर हो गया, इनवॉइस भी हमने इशू कर दिया 6 जून को. क्या सेक्शन 31 का पालन किया है? क्या सेक्शन 31 का पालन किया है इसने? ऐसे सोच में पड़ जाते हो, बिल्कुल किया है ना. सेक्शन 31 तो कहता है गुड डिलीवर को इनवॉइस इशू कर देना, बाद में करोगे तो गंदे हो जाओगे. तो उसने गुड डिलीवर किया, इनवॉइस भी इशू कर दिया 6 तारीख को, तो बहुत बढ़िया करा है. सेक्शन 31 का पालन ये कर रहा है. श्याम सेल पेड द कंसिडरेशन फॉर द गुड्स ऑन 6 जुलाई. श्याम ने 6 जून से क्या बना दिया इसको 6 जुलाई. टाइम कितना मिला था? 15 दिन का. इसने कितना ले लिया? 1 महीने का. अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट. कह रहा जी इंटरेस्ट दे के उसने पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है. क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स सोल्ड इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दैट इज 6 जून. टाइम ऑफ सप्लाई जो गुड्स का है वो क्या है? 6 जून है. एंड द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज द डेट व्हेन सच एडिशन इन वैल्यू रिसीव्ड बाय राधा ट्रेडर्स. मतलब क्या? मतलब जिसको ब्याज मिला उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 6 जुलाई. और बाकी का टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? 6 जून. वो तो है ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. क्लियर? सिंपल. आगे अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, इतना पढ़ा दिया तब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया. अब तुम पूरे को एक साथ एक पन्ने में समझो. देख लो कितना नालायक मान के चल रहे हैं तुम्हें, कि इतने नालायक हो कि तुम्हें पहले सेक्शन पढ़ाया तब समझ नहीं आया, फिर उसके एनालिसिस पढ़ाई तब समझ नहीं आया, फिर पिक्चर से पढ़ाया तब समझ नहीं आया. अब कह रहे हैं तुम समरी रूप में तुम्हें एक पन्ने में सारा देते हैं, अब तो समझ जाओगे, जब भी नहीं समझोगे. देखो जी एक एक करके देखते हैं. पहली बात कर रहा है फॉरवर्ड की, दूसरी बात कर रहा है रिवर्स चार्ज की, फिर बात कर रहा है वाउचर्स की, और बाकी जो 2 बातें हैं वो नीचे लिखी हुई है. देखो पहले फॉरवर्ड को देखते हैं. फॉरवर्ड में क्या देखा आपने? टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ एनी इशू या फिर ड्यू डेट जिस दिन इशू हो जाना चाहिए सेक्शन 31 के हिसाब से, पहला. उसके बाद डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, दूसरा अगर पेमेंट की बात करें तो जिस दिन पेमेंट हमारा रिकॉर्ड हो गया, ऑल्दो ये इररिलेवेंट है, ऑल्दो ये इररिलेवेंट है, लेकिन लॉ में ये लिखा है ना कि डेट ऑफ पेमेंट जो होगा वो डेट जिसको हमने मतलब सॉरी जिस दिन हमने पेमेंट को रिकॉर्ड किया वो डेट, या फिर जिस दिन हमारा पेमेंट जो है वो क्रेडिट हो गया वो डेट. ये मुद्दा पेमेंट की बात हो गई. हमने कहा व्हिचएवर इज अर्लियर. लेकिन फिर उन्होंने क्या कहा कि ये अगर एडवांस है तो उस केस में आपको जीएसटी नहीं लगेगा. नो जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. जीएसटी टू बी पेड ऑन द डेट ऑफ इशू या फिर ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन नंबर 31. मतलब कि एडवांस पैसे आगे उस पर जीएसटी लगेगा, जब उसका इनवॉइस इशू होगा जीएसटी तब लगेगा. ये हमने पढ़ लिया था. आ जाओ जी दूसरे वाले पे आ जाओ. रिवर्स चार्ज में क्या कह रहा है कि भैया रिसिप्ट ऑफ गुड्स की डेट, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, या फिर जब अपने का बैंक से डेबिट हो गया तब. मतलब ये दोनों एक बात थी पेमेंट वाली, ये बात हो गई रिसिप्ट वाली, और ये बात है किसकी? इनवॉइस की, जिसमें वो क्या कह रहा था कि जब सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया उससे 31वां दिन, 31st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस, इनमें से व्हिचएवर इज अर्लियर. फिर इसने ये भी कहा था कि अगर तुम्हारे पास की तब भी ना हो तो क्या कर लेना कि जिस दिन गुड्स की आप रिकॉर्डिंग करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, गुड्स की रिकॉर्डिंग एंट्री कर लोगे तो उस डेट को हम मान लेंगे क्या? टाइम ऑफ सप्लाई. वाउचर्स की बात करें तो वाउचर्स में क्या कहा गया था कि भैया इशू ऑफ वाउचर की डेट ले लेना अगर आइडेंटिफाइबल है तो, और अगर नहीं है तो आपको रिडेम्पशन की डेट ले लेना, उस डेट को आप टाइम ऑफ सप्लाई मान सकते हो. उसके बाद आपने क्या देखा कि रेसिडुअल केस की बात आई थी कि भैया जब तुम्हारा पास सबसेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर 3 और सबसेक्शन नंबर 4 में काम ना चले तो सबसेक्शन नंबर 5 में आ जाना. ये सबसेक्शन नंबर 2 था, ये सबसेक्शन नंबर 3 था, ये सबसेक्शन नंबर 4 था. कह रहा है इन तीनों के बस की ना हो तुम्हें कैलकुलेट करना तो कहां जाना? सबसेक्शन नंबर 5 पे. और ये क्या कह रहा है कि भैया जो अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करते हो तो ड्यू डेट ले लेना उस रिटर्न की, उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे. और अगर कोई और केस है जहां पे पीरियोडिकल रिटर्न फाइल नहीं हो रहा तो उस केस में जिस दिन टैक्स पे हुआ है उस दिन को हम ड्यू डेट मान लेंगे. फिर बात आई थी आपकी सबसेक्शन नंबर 6 की, जिसने बात की थी एडिशन वगैरह की. तो उसमें ये कहा गया था कि कोई भी आपको इंटरेस्ट से लेट फी रिसीव हो रहा है तो जिस दिन सप्लाई को रिसीव हो गया उस दिन को माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई. बात करो ऑल इज वेल. अब भी समझ में आया नहीं आया? एक बार और नहीं? चलो, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 12.
जो कि हमने तमीज से खत्म कर लिया, जिसके अंदर हमने बात की टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की। सेक्शन 13 देखेंगे अगली क्लास में, जिसमें बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। यहां तक कोई डाउट निकल के आए तो पूछ लेना, फिलहाल इतना ही।